हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रिकर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के लिए एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन हम हिंदी पेडागोजी के सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज से सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 126 तक को सॉल्व करने के लिए आपको गद्यांश को पढ़कर फिर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप जो पैसेज है, जो गद्यांश लिखा गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा है यहाँ पे कि प्रकृति की स्वाभाविक चाल से भाषा जिस तरफ भी जाए, शक्ति, सामर्थ्य और मुक्ति की तरफ या सुखानुशयता, मृदुलता और छंद लालित्य की तरफ, यदि उसके साथ जातीय जीवन का भी संबंध है तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि प्राण शक्ति उस भाषा में है। ब्रज भाषा के संतों और त्यागी रहीम जैसे वीरों का विचार पूर्वोक्त प्रकरण में नहीं किया गया। ब्रज भाषा को उस समय जो व्यापक राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ था, अपर प्रादेशिक भाषाओं पर उसका प्रभाव पड़ा था। इसका भी नहीं कारण वह विषय भिन्न था। यहाँ जातीय साहित्य के प्राणों की चर्चा करते हुए यह कहना पड़ता है कि ब्रज भाषा में भाषाजन्य जातीय जीवन था, जो बुद्ध के बाद के संस्कृत कवि और दार्शनिक में नहीं। इसलिए यह निर्विवाद है कि ब्रज भाषा के बाद जो भाषा होगी उसमें ब्रज भाषा के कुछ चिन्ह जीवन की शक्ति या रूप के तौर पर अवश्य होंगे। खड़ी बोली का उत्थान ब्रज भाषा के पश्चात होता है, इसलिए ब्रज भाषा के कुछ जीवन चिन्ह उसमें रहने जरूरी है। हम देखते हैं कि ब्रज भाषा में सौ श दोनों सौ बन गए हैं, सौ ख बन गया है और नौ 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 में ही आ गए हैं। बहुत जगह व ब बन गए हैं। खड़ी बोली में शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान रहने पर भी वर्णों को यह अशुद्धि ही जैसे अच्छी लगती है। इसकी विशेषता हम अच्छी तरह से देख लेते हैं जब कोई उर्दू मिली चलती जबान लिखता है। बस वस की जगह बेबस, विवश की जगह फिर किरण, किरण की जगह आते हैं। 14-15 वर्ष पहले सरस्वती में किसी सज्जन ने एक छोटा सा नोट लिखा था। उसमें 100 की जगह 100 और 9 से काम लेने का प्रस्ताव किया था। आज भी खड़ी बोली का शुद्ध रूपों में बहुतों को खटकता है और अब तो शायद साहित्य सम्मेलन भी देवकी नंदन युग में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न पर है। कुछ हो, यह मालूम हो जाता है कि वर्णों में 100, 9 व खड़ी बोली के प्राणों को खटकते हैं। कला विषय में इस तरह के वर्णों के विचार से श्री गणेश करता हूँ। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, भाषा में प्राण शक्ति होने के लिए जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है उसका संबंध जातीय जीवन से हो, सेकंड है उसका राष्ट्रीय महत्व हो, थर्ड है वह निर्विवाद हो एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वह भाषा पौराणिक हो। तो भाषा में प्राण शक्ति होने किस लिए जरूरी है और कैसे हो पाएंगे? तो 121 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। यदि भाषा का संबंध जातीय जीवन से होगा तो उसमें प्राण शक्ति हो जाएगी, यानी कि उसमें तब प्राण शक्ति महसूस हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, रहीम का संबंध किस भाषा से है? फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली, सेकंड ब्रज भाषा, थर्ड खड़ी बोली एंड फोर्थ ऑप्शन है अवधी। तो अभी इस गद्यांश के हिसाब से अगर आप देखोगे या फिर वैसे भी रहीम का जो संबंध है वो किस भाषा से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 ब्रज भाषा। अगर आपको किसी भी अनसीन पैसेज में पढ़ते हुए लगता है कि नहीं ये सही नहीं लिखा गया है, फिर भी आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस पैसेज में जो लिखा गया है वो बात सही नहीं है, आपके मन में जो भी बातें आ रही है वो सही है, फिर भी आपको वो नहीं करना है, उस पैसेज के हिसाब से ही आपको उत्तर देने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, ब्रज भाषा की कौन सी विशेषता है जो बुद्ध के बाद संस्कृत कवि तथा दार्शनिकों में नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका जातीय जीवन, सेकंड है उत्तम साहित्य, थर्ड है साहित्य व जातीय जीवन एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्विवाद होने की। तो 123 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 जातीय जीवन। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, ब्रज भाषा का खड़ी बोली पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन है वर्णों की संख्या कम हो गई, सेकंड है निर्जीवता का भाव बढ़ गया, थर्ड है उसमें ब्रज भाषा के जीवन चिन्ह है एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्दों की संख्या बढ़ गई। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, करेक्ट आंसर दीजिए इसका क्या होगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का आपका ऑप्शन 3, उसमें ब्रज भाषा के जीवन चिन्ह है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, ब्रज भाषा में श तथा स ध्वनि का उच्चारण डैश बन जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसके पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देने हैं। करेक्ट आंसर होगा 125 का हमारा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, सरस्वती में किसी सज्जन ने एक छोटा सा नोट लिखा था, वाक्य में रेखांकित कारक का नाम लिखिए। तो यहाँ सरस्वती में जो है वो रेखांकित है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्ता कारक, सेकंड कर्ण कारक, थर्ड है अधिकरण कारक एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रदान कारक। करेक्ट आंसर होगा 126 का हमारा ऑप्शन 3, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 127 से लेकर 135 तक को सॉल्व करने के लिए भी आपको गद्यांश को पढ़ना है और फिर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है। लिखा है इसमें कि संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को तो मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बताया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों ने भी आधों ने ब्रह्म को धत्ता बता दिया है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्करी। घुमक्कर से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा, धारण और नाश करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पैदा करना और नाश करना दूर की बातें हैं। उनकी यथार्थता सिद्ध करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है और न अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण करने की बात तो निश्चय ही न ब्रह्मा के ऊपर है, न विष्णु के ऊपर और न शंकर के ऊपर। दुनिया दुख में तो चाहे सुख में सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्करों की ओर से ही। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कर था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, गद्यांश के अनुसार किस भाषा में ग्रंथ शुरू करने से पाठकों को क्रोध नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, सेकंड अवधी, थर्ड संस्कृत एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रजभाषा। तो यदि अभी आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ है 127 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, संस्कृत भाषा में ग्रंथ शुरू करने से पहले पाठकों को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, शास्त्रों में किस प्रकार की जिज्ञासा बतलाई गई है। फर्स्ट ऑप्शन है जो श्रेष्ठ होने के साथ साथ व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकारी हो। सेकंड है जो श्रेष्ठ होने के साथ साथ सिर्फ व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। थर्ड ऑप्शन है आपका जो श्रेष्ठ होने के साथ साथ सिर्फ समाज के लिए उपयोगी हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है जिसमें किसी प्रकार का लाभ न हो। तो शास्त्रों में किस प्रकार की जिज्ञासा बताई गई है। करेक्ट आंसर होगा 128 का हमारा ऑप्शन 1, जो श्रेष्ठ होने के साथ साथ व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकारी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129, जैमिनी कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है व्यास के पुत्र, सेकंड है 6 शास्त्रों के रचनाकार, थर्ड है व्यास के शिष्य एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मा को श्रेष्ठ बताने वाले। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको जवाब देने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का हमारा ऑप्शन 3, व्यास के शिष्य। क्वेश्चन नंबर 130, दुनिया के लालन पालन का जिम्मा किसके ऊपर है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मा के ऊपर, सेकंड विष्णु के ऊपर, थर्ड महेश के ऊपर एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी के ऊपर। तो अभी हमने इस गद्यांश में देखा है कि पृथ्वी के लालन पालन का जिम्मा किनके ऊपर है। करेक्ट हो जाएगा 130 का हमारा ऑप्शन 1, ब्रह्मा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, गद्यांश में समाज का हितकारी किसे माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्म को, सेकंड घुमक्करों को, थर्ड संस्कृति को एंड फोर्थ ऑप्शन है ईश्वर भक्ति को। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घुमक्करों को दिया गया है, इसलिए 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, गद्यांश के अनुसार
आदि मानव की क्या विशेषता थी? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। सेकंड है उन्हें अपने रहने या खाने की अधिक चिंता थी। थर्ड है उन्हें खेती या बागवानी की चिंता थी। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें एक स्थान पर रहना पसंद था। तो आदि मानव की विशेषता जो इस गद्यांश के हिसाब से है वो है कि उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं थी। ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। परिपाटी शब्द का अर्थ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शैली, सेकंड प्रथा, थर्ड पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राचीन। तो परिपाटी का जो अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन 4 प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 134। इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक, सेकंड किसकी, थर्ड विकसित एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रामाणिक। तो यहाँ प्राकृतिक जो लिखा गया है इसमें एक प्रत्यय का यूज हुआ है, इसलिए 134 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से यथार्थ शब्द का विलोम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक, सेकंड कल्पना, थर्ड सत्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है विशुद्ध। 135 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 कल्पना। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक या फिर सत्य, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है कल्पना, यानी कि कुछ जो सच्चाई है, और दूसरी बात हो रही है कल्पना, यानी कि ठीक इसके अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट ही पूछ रहा है, ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, सेकंड है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, थर्ड है केवल अक्षर पहचान करना एंड फोर्थ ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना। तो पढ़ना कौशल जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137। आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूपरेखानुकरण विधि, सेकेंड है जैकब टॉट विधि, थर्ड है मॉन्टेसरी विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो आँख, कान तथा हाथ का जो यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वो मॉन्टेसरी विधि में करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह फर्स्ट ऑप्शन है समय नष्ट कर रही है, सेकंड है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, थर्ड है बच्चों को वाचाल बना रही है एंड फोर्थ ऑप्शन है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। तो सुलेखा जो एक टीचर है वो बार बार बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, तो ऐसे में वो क्या कर रही है ये बताना है। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 139। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य, सेकंड आकलन, थर्ड पाठ्य पुस्तक एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया। तो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का हमारा ऑप्शन 3 देवनागरी लिपि। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। जीवनी और आत्मकथाएं विद्याएं बच्चों में डैश की कुशलता विकसित करने में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दार्थ, सेकंड सोचाभ्यास, थर्ड विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है कल्पना करने। तो जीवनी और आत्मकथाएं जो होती हैं वो बच्चों की किस कुशलता को विकसित करने में सहायता करती है, किस चीज़ को विकसित करने में वो सहायक है? करेक्ट होगा 141 का हमारा ऑप्शन 3 विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण। ऑप्शन 3 राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को शिक्षित करना, सेकंड छात्र के दोषों को पहचानना, थर्ड छात्र के दोषों को दूर करना एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्र के बीच भेद करना। तो यहाँ पे बात की जा रही है उपचारात्मक शिक्षण की, तो उसका जो उद्देश्य है वो बताना है आपको। करेक्ट होगा 143 का हमारा 142 का ऑप्शन 3 बच्चों के दोषों को दूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 143। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर
भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। सेकंड है इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। थर्ड है इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिले ताकि इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण विषय का कठिन होना। सेकंड है छात्रों द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण न मानना। थर्ड है विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना। तो बच्चे जो व्याकरण पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? करेक्ट होगा 144 का हमारा ऑप्शन 3, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 145, आपकी कक्षा का कोई छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे डांटेंगे, सेकंड है उसे सजा देंगे, थर्ड है कारण जानने का प्रयास करेंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हुए उसका दाखिला रद्द करवा देंगे। तो यदि आपके क्लास का कोई बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं है उसका पढ़ने में, तो ऐसे में ऑप्शन 1, 2 एंड 4 देखोगे तो ये तीनों ही निगेटिव वे में जा रहे हैं और ऑप्शन 3 जो है हमारा वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वो क्यों नहीं पढ़ने में रुचि ले रहा है, इसके कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑप्शन 3 राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट भाषा प्रयोग, सेकंड है भाषा के नियम, थर्ड है शब्दों की व्युत्पत्ति, एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न भाषा का उदाहरण। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विशिष्ट भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा कारण बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस हैं वो बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित है और एक जो नहीं है उसको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है पारिवारिक वातावरण के कारण, सेकंड है सामाजिक वातावरण के कारण, थर्ड है विद्यालयी वातावरण के कारण, एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल परिसर का वातावरण। करेक्ट होगा 147 का हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 148, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है? फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड वाइगोत्स्की, थर्ड पियाजे, एंड फोर्थ ऑप्शन है चॉम्स्की। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, सेकंड है मनोरंजन के सिद्धांत पर, थर्ड है अभ्यास के सिद्धांत पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शुरू में बच्चा जो है वो किस आधार पर भाषा सीखता है। करेक्ट आंसर होगा 149 का हमारा ऑप्शन 4। सबसे पहले छोटे बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, सेकंड है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, थर्ड है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए जो गतिविधि उपयोगी नहीं है वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 150 का हमारा ऑप्शन 3, मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्य बनाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।